वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसे हमने पहले छोड़ा था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को जल्दी से कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसके पहले की जो पार्ट 1 वीडियो था, उसमें मैंने आपको सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसमें हमने बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इन सब के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने उसके अंदर पढ़ा था सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हैं, जिसमें निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली पढ़ा था। इसके अलावा हमने शक्ति संतुलन का टॉपिक भी पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपने वो सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, कवर कर लिए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को समझेंगे और चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इसमें उन खतरों को शामिल किया जाता है जिससे किसी मानव को खतरा होता है या किसी इंसान को खतरा होता है, उसे शामिल किया जाता है। अब ऐसी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे इंसान को खतरा होता है, जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे अभी हम देखते करंट की सिचुएशन जब खत्म हुई है, अभी कोरोना महामारी, उससे कितने सारे लोग प्रभावित हुए थे, कितने सारे लोग बीमार हुए थे, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसे क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल किया जाता है। तो बेसिकली सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होती है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले जो खतरे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें जो है अंदरूनी खून खराबे या किसी भी कारण से अगर मनुष्य को कोई प्रॉब्लम होती है, इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए असुरक्षा उत्पन्न होती है, तो ऐसे खतरों को जो है अपारंपरिक धारणा में शामिल किया जाता है। तो इसी के कारण जो है इसे मानवता की रक्षा या विश्व रक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि मानवता, इसमें क्या है, मानव की सुरक्षा पर ही बेसिकली ध्यान दिया जाता है। हमने पारंपरिक धारणा में पढ़ा था कि उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बट अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस कारण क्या है, इसे मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा भी कहा जाता है। और इसका वही प्राथमिक लक्ष्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों की संरक्षा, व्यक्तियों की सुरक्षा। तो इसी पर जो यूएनओ के महासचिव थे, अब देखिए यूएनओ का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए। तो यूएनओ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान जी, उन्होंने क्या बताया था, उनके अनुसार अपारंपरिक धारणा क्या होती है, जिसमें व्यक्तियों और समुदाय को अंदरूनी खून खराबे से बचाया जाए। किसी भी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का उसके युद्ध की स्थिति अगर हो तो उसमें इंसान को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें अंदरूनी खून खराबे से बचाया जाए, तो उसे ही मानवता की रक्षा कहा जाता है, जो कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा का विशेष बिंदु है। अब देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में जो मुख्य ध्यान दिया जाता है कि हमें क्या, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। अभाव से मुक्ति क्या है, किसी चीज की हमारे पास कमी है उससे मुक्ति, और भय से मुक्ति, हम अपने डर पर ही काबू कर ले, तो फिर क्या है, हम एक तरह से सुरक्षित हैं। तो इसमें मुख्यतः इस पर जोर दिया जाता है। ये आपकी बुक में दिया होगा नीचे साइड में, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर विशेषतः जोर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम किन चीजों को शामिल करते हैं, किन खतरों को शामिल करते हैं, आखिर मानव को किन किन चीजों से खतरा है। तो इंसान को आप देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होगी, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, इन सब से खतरा होता है। इसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम आजकल बनी हुई है, वैश्विक ताप वृद्धि, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हो भी सकता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो इससे क्या है, जो ग्लेशियर की बर्फ है वो क्या पिघलने लगेगी। अब उसके पिघलने से क्या है, जो पानी है, जो समुद्र है, उसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे समुद्र तल जो है 2 मीटर ऊंचा उठ जाएगा, जिससे बांग्लादेश 20% डूब जाएगा, और ये भी हो भी सकता है कि मालदीव पूरा ही डूब जाए। तो देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि से क्या है, मानव को खतरा पहुंच रहा है ना, तो इस कारण से इसे अपारंपरिक धारणा में शामिल किया जाएगा।
उसके बाद भूखमरी, भूखमरी से भी लाखों लोग मर जाते हैं। आतंकवाद, इससे भी कई सारे लोग मर जाते हैं, कई सारे लोगों को असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो इस कारण क्या है, हम इसे अपारंपरिक धारणा में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद महामारी जैसे प्लेग, कोरोना, बर्ड फ्लू। महामारी से तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं परिचित होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी जब आई थी यहाँ पे, तो देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने लाखों लोग, लाखों तो बहुत ही कम है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे गए थे इस कोरोना महामारी के कारण। तो इससे क्या है, उनकी अस्तित्व पर खतरा आया, मानव के अस्तित्व पर खतरा आया। तो इस कारण से सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में हमें इन सबको भी शामिल किया, हम लोग इन सब चीजों को भी शामिल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। जो पारंपरिक है उसे हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था, और अपारंपरिक में हमने समझा कि इसमें केवल उन खतरों को शामिल किया जाता है जिससे मानव के अस्तित्व को संकट पहुंचे, उसको खतरा पहुंचे, चाहे वो कोई महामारी ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो। बट अगर उससे मानव के अस्तित्व पर खतरा पहुंच रहा है या मानव को किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक समझ लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले आप ये फ्लो चार्ट समझिए, जिसमें कि अपारंपरिक धारणा को भी दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पारंपरिक धारणा थी उसको भी दो हिस्सों में बांटा था, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। उसी तरीके से अपारंपरिक धारणा को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला आता है मानवता की सुरक्षा और दूसरा आता है विश्व रक्षा। अब मानवता की सुरक्षा में क्या है, जिससे मानव को इंडिविजुअली खतरा पहुंच रहा हो, जैसे कि भूखमरी हो गया या प्राकृतिक आपदा हो गया, तो इससे जिससे मानव के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें हम इसको शामिल करेंगे। हमने इसके बारे में अभी पढ़ भी लिया था। उसके बाद विश्व रक्षा पे आते हैं, जिससे खतरे के नए स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो खतरे हैं अब हमारे सामने जो है आ रहे हैं निकल निकल के। जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, पहले के टाइम में ये कोई समस्या नहीं थी, बट आज के टाइम में ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, पूरे विश्व को इसमें अपना सहयोग देना है। तो वैश्विक ताप वृद्धि हो गया, आतंकवाद हो गया, निर्धनता हो गया, या मानवाधिकार उल्लंघन हो गया, या शरणार्थी। अभी हम ये भी समझेंगे शरणार्थी कैसे कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आगे कवर करते हैं। यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया है ये वाले टॉपिक्स को। अब हम डिस्कस करेंगे ये वाले टॉपिक जिन्हें खतरे के नए स्रोत भी कहा जाता है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, अपारंपरिक धारणा को दो रूपों में बांटा गया है, मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा। और पारंपरिक धारणा को भी दो रूपों में बांटा गया था, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। चलिए अब आते हैं खतरे के नए स्रोत पर। तो खतरे के नए स्रोत में जो पहला पॉइंट आता है वो है आतंकवाद। आतंकवाद को अगर देखा जाए तो ये बहुत पहले से नहीं चल रहा है, हाल ही के वर्षों में, कुछ बीते वर्षों से ही आतंकवाद की जो घटनाएं हैं सामने आ रही हैं। वरना पुराने टाइम में या प्राचीन समय में भी आप देखेंगे तो आतंकवाद नाम तो था ही नहीं, आतंकवाद के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बट आज ये एक ऐसे खतरे के रूप में सामने आई है जिससे मानवीय अस्तित्व को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए खतरे के नए स्रोत में आतंकवाद को रखा गया है। अब आतंकवाद क्या होता है, तो इससे आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जिसमें किसी देश की जनता को बिना किसी कारण के क्या है निशाना बनाया जाता है। उनका उद्देश्य होता है अपने अपने फायदे के लिए, और उसके लिए क्या है, वो पूरे देश की जनता को खतरा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बल्कि वो ये नहीं जानते कि इससे किसी देश को, किसी परिवार को, किसी मनुष्य को कितना खतरा हो सकता है, कितना उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कि विमान अपहरण। अब देखा होगा आपने, जो एरोप्लेन होते हैं उससे क्या है, हाईजैक कर लिया जाता है आतंकवादियों द्वारा। तो विमान अपहरण हो गया, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसे कि बाजार में या कहीं पर स्कूल में, यहाँ पर क्या है, बम लगा देना, और उसके लिए क्या दूसरों को क्या है, रिश्वत मांगना, या कह सकते हैं टॉर्चर करना, कि आप हमारी ये मांगे पूरी करो तो हम ये बम हटाएंगे, ये बम डिफ्यूज करेंगे। तो आतंकवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो आतंकवाद का ये है। उसके बाद सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोलना कोई आसान बात नहीं है। तो इस कारण से क्या है, आतंकवाद जो है बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है। तो खतरे के नए स्रोत के रूप में आतंकवाद को देखा जा रहा है। और आतंकवाद की जो घटनाएं बस अमेरिका में देखने को नहीं मिलती हैं, ये कई यूरोप में,
और जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें भी देखने को मिली हैं, और दक्षिण एशिया जो हमारा इलाका है उसमें भी तो आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये है खतरे का नया स्रोत। अब दूसरे स्रोत पर आते हैं कि खतरे का दूसरा स्रोत क्या है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार को भी ना खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, मानवाधिकार को 3 कोटियों में बांटा गया, 3 इसके हिस्से हैं, और भी इसके हिस्से हो सकते हैं, आप उसे भी मान सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक स्वतंत्रता, पहली जो इसकी कोटि है राजनीतिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति करने, मतलब अपने विचार रखने की, सभा बनाने की स्वतंत्रता है, इधर उधर जाने की, आने की स्वतंत्रता है। उसके बाद दूसरा जो इसकी कोटि है वो है आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, आर्थिक रूप से कोई भी कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है, तो दूसरी कोटि में उसे शामिल किया जाता है। तीसरी कोटि में अल्पसंख्यकों के अधिकार या नीची जाति के जो लोग होते हैं उनके अधिकारों को रखा गया है। अब देखिए, जब भी इन तीनों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो उसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये मानवाधिकार की आखिर बात कैसे आई, मानवाधिकार को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तो इसका मेन रीजन ये है कि 1990 में जब रवांडा में जनसंहारों, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए रवांडा में, कुवैत पर जब इराक ने हमला किया था, जिसे दूसरा खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, पहला खाड़ी युद्ध कहा जाता है, जब कुवैत ने इराक पर हमला किया था, तो इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जब पूर्वी तिमोर में देखेंगे तो वहां पे इंडोनेशिया सेना का रक्तपात के कारण जो है इसका महत्व समझा गया। रक्तपात मतलब कि ये सारी जो सिचुएशन है जिसमें रवांडा में जनसंहार, लोगों पर अत्याचार किए गए, उनको अधिकारों का हनन किया गया। कुवैत पर जब इराक का हमला हुआ तो लोगों की स्थितियों को नहीं देखा गया, उनके अधिकारों को नहीं देखा गया, ये तो बस आपस में लड़ते गए और इससे कितने सारे लोग मारे गए इसके बारे में सोचा भी नहीं गया। तो इस कारण से जो है इसका महत्व बढ़ गया है मानवाधिकार का, कि मानवाधिकार में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी 3 कोटियां हैं, और अगर इन तीनों कोटियों में से किसी का भी हनन होता है तो हम उसे मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हैं। तो इस कारण से इसे भी खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे मानवीय अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब आप देखिए, हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनमें से अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, हमें जो है स्वतंत्रता नहीं है अभिव्यक्ति की, सभा बनाने की, तो हम अपने विचारों को नहीं रख सकते। तो इस कारण से क्या है कि हमारे अस्तित्व पर, इंसान के, मानव के अस्तित्व पर खतरा पहुंचाता है। उसको जो है, जो सुरक्षित वातावरण उसे चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराता है। तो इस कारण से हम क्या है, मानवाधिकार को भी खतरे के नए स्रोत के रूप में देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता आप ऐसे समझिए, व्यापक स्तर पर गरीबी। जैसे कि किसी देश में हमें गरीबी, हमारे इंडिया में भी जो है निर्धनता देखने को मिलती है। ये जो इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे विश्व में जो है गरीबी पाई जाती है, निर्धनता पाई जाती है। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले 50 वर्षों में ये जो गरीब देश है उनमें जनसंख्या जो है बहुत ही तेजी से, यानी कि 3 गुना बढ़ेगी, और वहीं जो धनी देश है उनमें जनसंख्या घटेगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, जब बताइए जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्रति व्यक्ति आय है, जो लोगों की इनकम है, वो बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम होगी, और वहीं जब जनसंख्या घटेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, ज्यादा होगी। लोगों के पास काम उपलब्ध होगा तो उनके पास अर्निंग होगी, उनके पैसे आएंगे। तो इससे क्या है, एक तरह से जो है गरीबी और बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी, और जब जनसंख्या कम होगी तो गरीबी कम होने की संभावना बढ़ सकती है। उसके बाद यही बात यहाँ पे लिखी है, निर्धनता में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आती है। जैसे जैसे निर्धनता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, तो वैसे क्या है, इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रति व्यक्ति आय, जो लोगों की इनकम है, जो डेली लाइफ के लिए उन्हें इनकम चाहिए, वो क्या है, कम होगी। उसके बाद
देखें हम अगर तो दक्षिणी गोलार्ध में जो निर्धनता है वो अधिक है। अभी दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो उसमें जो है विश्व को दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो अमेरिका का सारा एरिया है, अमेरिका यूरोप वाला जो एरिया है, उसे क्या है उत्तरी गोलार्ध में रखा गया है, और वहीं जो हमारे भारत वाला, अफ्रीका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है उसे क्या है दक्षिणी गोलार्ध में रखा गया है। तो ये माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत ही ज्यादा है, और इसी कारण से अफ्रीका को सबसे गरीब देश भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक यहाँ पे फैक्ट की बात बताती हूँ। अगर आप जानते होंगे कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो सातों महाद्वीप में से जो अफ्रीका है उसे पता है क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं इस ये वैसे मैंने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अंध महाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो वही गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों के जीने का, रहने का जो स्तर है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, निम्न स्तर का है। तो इस कारण से कैसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे कोई जो सुरक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है थोड़ी कम है, तो इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने 3 स्रोत देख लिए खतरे के। पहला तो आतंकवाद, उसके बाद मानवाधिकार, और तीसरा हमने देखा वैश्विक निर्धनता। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि जिसे खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है। और बात गाइज, अगर आपको जो ये नोट्स हैं, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब छोड़िए, अभी से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा शरणार्थी। अब देखिए शरणार्थी क्या होता है? जो लोग किसी भी प्रकार के युद्ध या संघर्ष या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण अपने घर को मजबूरन छोड़कर दूसरे देश की और दूसरे शहर की ओर पलायन करते हैं मजबूरी के कारण, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। अब देखिए इन्हें खतरे के नए स्रोत के रूप में क्यों देखा जा रहा है। आप अगर याद करें, वैसे आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताती हूँ। 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें क्या है, अब जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारे लाखों लोग तो मारे ही जाते हैं, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब उसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, तो जो लोग जीवित थे वो क्या कर रहे थे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारत की ओर पलायन कर रहे थे, बांग्लादेश से भारत की ओर आ रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश और भारत एकदम सटे हुए हैं ना, तो वहां से क्या है भारत की ओर पलायन कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, भारत में उन्हें बसाने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब जब एक ही साथ इतने सारे लोग भारत की ओर आएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, और हमने अभी पढ़ा था जब जनसंख्या बढ़ती है तो निर्धनता भी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। तो इस कारण से क्या है, इसको भी खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे मानव के अस्तित्व पर जो है संकट उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे शरणार्थी वही होते हैं जो मजबूरन अपने घर को छोड़कर दूसरी ओर पलायन करते हैं, वरना तो ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से दूसरे शहर जाके बस गया, अपनी मर्जी से, मजबूरी नहीं थी उसने कोई, तो उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जाएगा। उसके बाद इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, इससे इन शरणार्थियों को बसाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इन्हें आखिर रखा कहाँ जाए। तो इसके कारण कई शरणार्थी शिविर भी बनाए जाते हैं। उसके बाद आप ये समझिए आंतरिक रूप से विस्थापित जन, इस पे भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो है इसे अच्छे से लर्न करना है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन आखिर है क्या। तो वे लोग जो अपना घर बार तो छोड़ चुके हैं, बट अपने घर बार कैसे छोड़ा, उन्होंने देश के अंदर ही, ऐसे समझिए। मान लीजिए कश्मीरी पंडितों वाला, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कश्मीर पंडितों पर मूवी भी आई थी, जिसमें जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर शिफ्ट कर रहे थे। हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो दूसरे राज्य की ओर शिफ्ट कर रहे थे, दूसरे देश की ओर शिफ्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या है, राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही, जो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के भीतर ही जो है यहाँ पे बस रहे थे। तो इन्हें कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। इन्होंने विस्थापन तो किया है बट देश की भीतर ही हैं वो अभी। तो वे लोग जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं किंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर हैं, उन्हें क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे कि कश्मीरी पंडित, कि ये लोग जो थे इन्होंने
भारत को नहीं छोड़ा था, बस इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर ये आ गए थे, विस्थापित हो गए थे। तो इस कारण से इन्हें कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, जिन्हें खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है। पांचवा और लास्ट जिसे खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है वो है वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी से हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हैं, क्योंकि ये इससे तो हमने खुद ही झेला है। कोरोना महामारी जिससे लाखों लोग मारे गए, इसके कारण कई सारे लोगों का जो है कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो HIV, एड्स, कोरोना जैसी महामारियां प्रवसन, पर्यटन व्यवसाय तथा सैन्य अभियान के माध्यम से विभिन्न देशों में फैलती है। अब आपने देखा था जब कोरोना जब फैला था तो क्या है, सारे एयरपोर्ट लाइंस बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दिए, जिसके कारण बहुत 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 सारे जो लोग थे उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए, जो स्टूडेंट्स थे वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा पाए, जो हॉस्टल में रहा करते थे। तो इससे क्या है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है इससे कई सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए हों। तो इससे क्या है, मानवीय अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण से भी हम इसे जो है खतरे के नए स्रोत के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अफ्रीका के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि सबसे गरीब देश के रूप में इसे गिना जाता है, तो अफ्रीका देश का गरीब होने का सबसे मेन खतरा, मेन चीज़ क्या है वहाँ पे, HIV एड्स। HIV एड्स जो है वहाँ पे कम से कम बहुत सारे 6 लोगों में जो है ये बीमारी पाई जाती है। तो इस कारण मतलब 100 में से 6 या आप ऐसे समझ सकते हैं ज़्यादातर गंभीर जो बीमारी है वहाँ के जो जनसंख्या को खतरा पहुंचाती है, लोगों के अस्तित्व को खतरा पहुंचाती है, वो HIV एड्स है। उसके बाद आप देखेंगे कि बोत्सवाना जो है, जो जगह है, वहां पे कम से कम 3 में से हर एक व्यक्ति को HIV एड्स जो है वो होता है। तो इसके कारण क्या है, उनके अस्तित्व पे, उनके स्वास्थ्य पे खतरा पहुंचता है। तो इस कारण से भी जो है इसे खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। अब इन सब खतरे, जो अपारंपरिक खतरे हमने देखे, उस पर हम कैसे बच सकते हैं, तो उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, आपसी सहयोग। विभिन्न देशों में आपसी सहयोग के द्वारा हम जो है इन खतरों से बच सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की पारंपरिक धारणा है। बस ये थोड़ी है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही ध्यान दें, हमें मानवता की सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ तक हमने खतरे के नए स्रोत के जो टॉपिक्स है उसे कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा सहयोग मूलक सुरक्षा। अब देखिए, सहयोग मूलक सुरक्षा किस लिए आवश्यक है। हमने देखा था कि जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा थी उससे निपटने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते थे। निरस्त्रीकरण कर सकते थे, अस्त्र नियंत्रण कर सकते थे, विश्वास की बहाली कर सकते थे। तो इन तरीके से क्या है, हम पारंपरिक धारणा को कंट्रोल में कर सकते थे, पारंपरिक खतरों को। उसके बाद जो अपारंपरिक खतरे आते हैं, भूखमरी आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, इतने सारे अभी हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे, वैश्विक महामारी आ गया, निर्धनता आ गया, शरणार्थी को बसाने की समस्या आ गई। तो इन सब में जो है युद्ध, अस्त्र नियंत्रण या निरस्त्रीकरण तो नहीं कर सकते, इनमें तो ना ही हमें युद्ध करने की जरूरत है। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए, अपारंपरिक खतरों से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, सहयोग मूलक सुरक्षा। इससे अभिप्राय क्या होता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य बल की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की आवश्यकता है, आपसी प्रेम की, आपसी भाईचारे की आवश्यकता है, और उसी के द्वारा जो है हम अपारंपरिक खतरों से निपट सकते हैं। अब देखिए ये सहयोग कैसा हो सकता है। पहले आप ये समझिए कि जैसे अब मान लीजिए हमें आतंकवाद से लड़ना है या मानवाधिकार उल्लंघन अगर किसी का हो रहा है, तो इन सब सिचुएशन में हम एक तरह से देखें तो सैन्य बल का प्रयोग किया जा सकता है। बट अगर भूखमरी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई महामारी आ गई, तो इन सिचुएशन से निपटने के लिए सैन्य बल तो उपयोगी होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपनाएंगे सहयोग मूलक सुरक्षा। अब देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा में क्या है, रणनीतियां अपनाई जाती हैं, कई सारे प्लान बनाए जाते हैं कि हमें कैसे सहयोग करना है। तो ये सहयोग जो है द्विपक्षीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। इसमें कई प्रकार की संस्थाएं भी सहयोग कर सकती हैं, कई प्रकार की एजेंसियां, हमने कई प्रकार की संस्थाएं पढ़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UNO पढ़ा था हमने, WHO पढ़ा था, WTO पढ़ा था,
ये सारी संस्थाएं जो हैं ये भी सहयोग कर सकती हैं, एजेंसियां भी सहयोग कर सकती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ये सारी जो एजेंसियां हैं ये भी जो हैं इसमें सहयोग कर सकती हैं। तो सहयोग मूलक सुरक्षा में आपको यही ध्यान रखना है कि सुरक्षा हमें बनाए रखनी है, वो भी किसके जरिए, सहयोग के जरिए। अब ये सब हो गया, हमने आपस में सहयोग के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से हम सब कुछ अच्छे से सुलझा सकते हैं। बट इसमें जो अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है वो है बल प्रयोग। अब बल प्रयोग भी किसमें, वही आतंकवाद से अगर निपटना है या मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है किसी का, तो ऐसी सिचुएशन में जो है अंतिम उपाय के रूप में बल का प्रयोग किया जा सकता है सहयोग मूलक सुरक्षा में। पर वो भी किस पे, जब कोई हमारे सामने कुछ भी विकल्प नहीं है, तब अंतिम उपाय के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको सहयोग मूलक सुरक्षा अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बट आपको ये याद रखना है सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की सुरक्षा, भारत सुरक्षा की रणनीतियां। इसमें हम समझेंगे कि आखिर भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाता है। तो वैसे देखा जाए बेसिकली भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक है। 4 हमें घटक देखने को मिलते हैं जिस तरह से भारत जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अब सैन्य क्षमता वही अपने जो डिफेंस पावर है उनको क्या है, एकदम स्ट्रांग बना के रखना, मजबूत बना के रखना। अब इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि भारत पर क्या है, उनके पड़ोसी देशों द्वारा हमला किया जाता है, हर बार होता है। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के साथ तो कितने सारे युद्ध हो रखे हैं, हमारे भारत का जो पड़ोसी देश है उसके साथ इतने युद्ध हो चुके हैं। तो इस कारण से क्या है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अब तक हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। एक तो 1947 से 48 के बीच में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसके तुरंत बाद ही हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर। फिर 1965 में फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर यहाँ पे युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में। और 1971 में बांग्लादेश के कारण जो है इनके बीच युद्ध हुआ था। और 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ था, तो उसके कारण इन देशों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस कारण से क्या है, भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चाइना के साथ भी भारत का युद्ध हो रखा है, जिस टाइम चाइना ने एक तरह से लुका छुपी ढंग से हम पे हमला कर दिया था इंडिया पे 1962 में। तो इस कारण से क्या है, भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत रखना है ताकि कोई पड़ोसी देश जो है हम पे हमला ना कर सके। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत के चारों ओर जो भी पड़ोसी देश हैं या जो भी देश हैं वो क्या है, परमाणु संपन्न देश हैं। रशिया के पास परमाणु बम है, उसके बाद अगर देखा जाए अमेरिका के पास परमाणु बम है। तो इस कारण से क्या है, भारत को भी अपने पास परमाणु संपन्न होने की आवश्यकता थी। इसके कारण क्या है, 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण नामक जगह पे अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो कि असफल रहा। वो एक तरह से पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट 1998 में भारत ने जब अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, वही राजस्थान के पोखरण में, तो वहां पे उसने क्या है, वो सक्सेसफुल रहा। और तब से भारत एक परमाणु संपन्न देश बना आ रहा है। तो इस कारण से देखा जा रहा है कि भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी देशों द्वारा हमले होते रहते हैं। भारत के आसपास जो भी देश है उनके पास परमाणु हथियार हैं। तो इस कारण से क्या है, सैन्य क्षमता अगर मजबूत रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस कारण से भारत को अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरे घटक पर आते हैं। अब देखिए, भारत की सुरक्षा नीति का जो दूसरा घटक है वो है अंतर्राष्ट्रीय कायदे व संस्थाओं को मजबूत करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी संस्था द्वारा कोई नियम बनाया जाता है जिसमें सारे देश शामिल होते हैं, तो उनको क्या है, उनको एकदम से वैल्यू देना, उनको महत्व देना पर क्या है, भारत जो है जोर देता है। जैसे कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एशियाई एकता, कि एशिया के जितने भी देश हैं उनमें क्या है, एकता बनी रहे, जिससे कि जो देश बहुत ही पिछड़े हुए हैं वो भी क्या है, आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, एशियाई एकता व निरस्त्रीकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि चाहे कोई देश कितना भी बड़ा हो पर उसे कुछ खास प्रकार के जो हथियार होते हैं उसे यूज नहीं करना होता। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, उसको क्या है, महत्व दिया।
और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जो यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, उसको अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। मतलब यूएनओ में अगर कोई निर्णय लिया जाता है सबकी सहमति से, तो उसको महत्व दिया जाए, उसको वैल्यू दी जाए। अगर कोई यूएनओ कोई निर्देश निकालता है या यूएनओ की किसी एजेंसी द्वारा कोई गाइडलाइंस निकाली जाती हैं, तो उसको सभी देशों को मानना चाहिए। तो इस चीज़ पर भी जो है भारत जो है अपनी सहमति व्यक्त करता है कि यूएनओ को अंतिम पंच माना जाए, अंतिम कार्यकर्ता माना जाए। उसके बाद भारत ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया था। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में वैसे हम आगे वाले जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बट आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अब हमारे जो देश में है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक कम करने के लिए क्या है, एक समझौता निकाला गया है जिसमें 160 देशों ने हस्ताक्षर किया है, इस समझौते को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनके उत्पादन को कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। तो इस पे क्या है, भारत ने भी हस्ताक्षर किया था 1997 में। आपको 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन याद रखना है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया। उसके बाद आई होप कि आपको ये सेकंड जो घटक है, दूसरा घटक है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कायदे व संस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष बल देता है, भारत की सुरक्षा नीति। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट। तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को दूर करना। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने क्या है, चारों तरफ से देश के जो चारों तरफ का जो एरिया है उसको सुरक्षित कर लिया, बट देश के अंदर जो है गृह युद्ध हुए जा रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य में हिंसा हुई जा रही है। तो इससे क्या कोई देश सुरक्षित हो सकता है? सुरक्षा का तो मतलब ही यही है कि जो मानव को सुरक्षित पहुंचाए, नागरिकों को सही सुरक्षा पहुंचाए। तो देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को दूर करना भी भारत की सुरक्षा नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नागालैंड है या मिजोरम है, पंजाब है या कश्मीर है, इन सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे जो राज्य हैं, इन्होंने क्या किया है, समय समय पर इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, समय समय पर भारत से इन राज्यों को अलग करने की मांग की है। जैसे कि पंजाब में ही खालिस्तान की मांग की गई थी, जिसमें कि पंजाब को भारत से अलग कर एक अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग की गई थी। तो इससे क्या है, भारत की एकता पर बहुत ही ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस कारण से क्या है, देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को दूर करना भी भारत की सुरक्षा रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अब भारत में एकता स्थापित करने के लिए जो सरकार है, सरकार द्वारा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, लोकतंत्र का पालन किया जाता है, जहाँ पे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि वे उनके साथ अगर किसी भी चीज़ का दुर्व्यवहार होता है या किसी भी तरह की उनके साथ असुरक्षा होती है, तो वे उसके जरिए जो है कानून के पास आकर अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें ये याद रखना है, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को दूर करना भारत की सुरक्षा नीति का तीसरा घटक है। अब आते हैं चौथे घटक पर। कि सुरक्षा नीति का जो चौथा घटक है वो है अर्थव्यवस्था को विकसित करना। अब मान लीजिए हमने अपने देश को सुरक्षित रख लिया, देश के अंदर भी हमने स्वयं को सुरक्षित रख लिया, बट उसके बावजूद भी हमारे पास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, मुद्रा संचालन की कोई प्रक्रिया ही नहीं है देश में। तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। और हमने पढ़ा था कि जो वैश्विक निर्धनता है वो भी जो है खतरे के नए स्रोत के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। जो अपारंपरिक धारणा में हमने ये पॉइंट पढ़ा था, वैश्विक निर्धनता, तो ये भी देश की सुरक्षा को क्या है, प्रभावित करता है। तो इस कारण से भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में अर्थव्यवस्था को विकसित करने का भी लक्ष्य रखा है। और अभी हमारा जो देश विकासशील है उसे विकसित बनाने पर भारत ने जोर दिया है। अब अर्थव्यवस्था का विकास करके भारत जो है अब गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता रहता है। उसके बाद भारत ने 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। अब आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अब आने वाले टाइम में हो सकता है हम तीसरे स्थान पर आ जाएं, और आने वाले समय में हो सकता है हम अपने जब 100 वर्ष अपने पूरे कर रहे हो 2047 तक हम पहले स्थान पर आ जाएं। तो इस तरह से भारत ने 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत कैसे विकासशील से विकसित होने की होड़ में लगा हुआ है। तो यहाँ हमने भारतीय सुरक्षा नीति के 4 घटक समझ लिए हैं। आई होप कि आपको भारत की सुरक्षा की रणनीतियां जो हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से हमारा चैप्टर हो जाता है एंड, पर इससे पहले चैप्टर को खत्म करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, जिसमें कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट पे आते हैं।
जैसे क्विक रिवीजन करते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। हम जानते हैं सुरक्षा की धारणाएं कितनी होती हैं। दो धारणाएं होती है, पारंपरिक और अपारंपरिक, जिसे गैर पारंपरिक भी कहा जाता है। उसके बाद सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसे भी दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। बाहरी खतरा में किसी देश को जो है दूसरे देश से जो है खतरा होता है, जिसमें सैन्य हमला की आशंका होती है कि दूसरे देश द्वारा जो है हमारे देश पे हमला किया जा सकता है। उसके बाद इसके लिए सरकार क्या करती है, शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, गठबंधन बना के रखती है। और ये शक्ति संतुलन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद हमने देखा था निरस्त्रीकरण पर भी ध्यान दिया जाता है, इसके जो स्रोत है। इसके बाद अस्त्र नियंत्रण हो गया, विश्वास बहाली हो गया। तो ये जो है बाहरी खतरे के जो स्रोत हैं। उसके बाद आंतरिक खतरे में क्या है, गृह युद्ध की, देश के भीतर गृह युद्ध हो रहे हैं, तो क्या हम उसे सुरक्षा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अलगाववादी आंदोलन हो रही है, अपने देश के भीतर ही जो है दूसरे देश की मांग की जा रही है, तो ये भी जो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर आता है। उसके बाद सुरक्षा की अपारंपरिक तरीके पर आते हैं, जिसमें कि मानवता की रक्षा, सुरक्षा और विश्व रक्षा में इसे दो रूपों में कैटेगराइज किया हुआ है। मानवता की रक्षा में क्या है कि मानव की अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का जो संकट आता है उसको समाप्त करना ही मानवता की रक्षा है। और विश्व रक्षा में जो वैश्विक स्तर पर जिससे पूरे देश को असुरक्षित हो जाता है, जैसे कि गरीबी हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, महामारी हो गया, तो उनसे पूरे विश्व को बचाए रखना क्या है, अपारंपरिक धारणा का स्रोत है। अपारंपरिक धारणा में हमने पढ़ा था कि अपारंपरिक सुरक्षा जो है वो कैसे कायम की जा सकती है, सहयोग मूलक सुरक्षा के द्वारा। मैंने आपको ये सहयोग मूलक सुरक्षा पे भी पूरा बढ़िया सा नोट्स दिया था, तो आई होप कि आपने वो भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।